दोस्तों आप लोगों ने इतिहास के अंदर शेरशाह सूरी का नाम तो अक्सर ही सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने उनके पिता का नाम सुना है? तो दोस्तों आज हम आपको लेकर आ गए हैं बिहार के सासाराम में, और यहाँ पर आज हम दिखाने वाले हैं हसन खां सूरी यानी कि जाने माने दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी के पिता के मकबरे को। दोस्तों आप देख सकते हैं जो ये पूरा मकबरा बना हुआ है ये काफ़ी ज़्यादा भव्य और बड़ा यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है। ट्रिपल स्टोरी में आप इस मकबरे को आइडेंटिफाई कर सकते हो। निचला जो इसका हिस्सा है वो ऑक्टागोनल अष्टकोणीय है, और अष्टकोणीय होने के साथ में तीन एक साइड पे दरवाजे यानी कि इसकी जो आर्च है वो आपको दिखाई देगी। इसके जो मिडल आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर काफ़ी सारी नीचे वाले हिस्से में छतरियाँ भी दिख रही हैं, और ऊपर वाले हिस्से में यदि आप देखते हैं तो आपको ऑक्टागोनल फॉर्म का उसका बेस और छोटी छोटी छतरियाँ दिखाई देंगी, और बीच में दिखाई देगा सबसे बड़ा यहाँ का डोम। और उस डोम के अंदर कुछ खासियत है जो हम यहाँ से भी देख पा रहे हैं। नीचे की तरफ लोटस फ्लावर बनाया गया है, बीच की तरफ एक जो शंकु की शेप है वो बनी हुई है, जिससे कि इस पूरे डोम का जो नज़ारा है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बन जाता है। तो दोस्तों इस मकबरे के पास वाले स्थान को भी हम यहीं से थोड़ा सा देख लेते हैं। जो स्थानीय निवासी हैं वो अक्सर यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, इस पार्क का इस्तेमाल करते हैं, और ये मकबरा 16वीं शताब्दी के मध्यस्थ भाग में बनना शुरू हो गया था। अब हम यदि थोड़े इतिहास की बात कर लेते हैं तो हसन खां सूरी अपने पिता इब्राहिम अली खां सूरी के साथ में अफ़गानिस्तान से पंजाब के क्षेत्र में आए थे, और उन्हें वहाँ की जो जागीरदार थी वो दे दी गई थी। लेकिन उसके बाद में वो जौनपुर में आए, और जौनपुर में आने के बाद में बिहार के सासाराम में उन्होंने अपना पूरा परिवार बसाया और वो रहने लगे। जो इब्राहिम खां सूरी थे वो तो चले गए नारनौल में, इसलिए आज के वक्त में भी हरियाणा नारनौल में इब्राहिम अली खां सूरी का मकबरा आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और जो हसन खां सूरी है वो बिहार के सासाराम में ही रहे, और उनको यहाँ का जमींदार जागीरदार बना दिया गया, क्योंकि उस समय दिल्ली के ऊपर इब्राहिम लोदी का और उससे जो पहले उनके पिता थे सिकंदर लोदी का शासनकाल का वक्त था ये वाला, और इसी वक्त के अंदर उनको बिहार के सासाराम की ये वाली जो जागीरदार है वो सौंप दी गई थी। इसीलिए हसन खां सूरी इसी क्षेत्र में रहते थे। तो उनके मरणोपरांत उनकी मृत्यु हुई थी 1520 के समय में। तो उनकी मृत्यु के बाद में यहाँ पर उनकी एक छोटी सी कब्र हुआ करती थी, और किसको पता था कि सूरी राजवंश का एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे दिल्ली पे सत्ता काबिज करने वाला था, जिसका बचपन का नाम था फरीद खां, जो बाद में जाके शेरशाह सूरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो शेरशाह सूरी ने तकरीबन 1530 के बाद में अपनी जो ताकत है, अपनी जो चतुराई है, बुद्धिमत्ता है, उसको बढ़ाना शुरू किया। और ये जो पूरा क्षेत्र है आपका जो आज आपको दिखाई दे रहा है, ये तकरीबन 1528 के बाद में जो दक्षिण बिहार के एक जाने माने शासक थे जिनका नाम था बहार खां लोहानी, उनकी विधवा दूदू बेगम के साथ शादी करके जो दक्षिण बिहार वाला हिस्सा है उसको अपने अधीन ले लिया, वहाँ के प्रधान बन गए। तब जाकर सासाराम का जो हिस्सा है वो शेरशाह सूरी के पास में आ गया था, और इसी के साथ में उनके पास में ताकत भी आ गई थी, पैसा भी आ गया था। तो उन्होंने सबसे पहले अपने पिता का जो मकबरा है इसको बनवाना शुरू करवाया। तो इस मकबरे का जो शुरुआती वक्त है वो अक्सर बताया जाता है 1535 का समय, यानी कि जिस समय दिल्ली के ऊपर हुमायूं और शेरशाह सूरी आपस में लड़ रहे थे बादशाहत के लिए। और यहाँ पर यदि हम इस मकबरे की कुछ बारीकियाँ देखते हैं तो दोस्तों इस वाली वॉल पर हमें जो ये डिज़ाइन मध्यस्थ में दिखाई दे रहा है, तकरीबन हर वॉल पर आपको अलग अलग कंस्ट्रक्शन दिखाई देगा। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि एक गेट बना है जिस पे आज के वक्त में जालियाँ लगाकर बंद कर दिया गया है, और अंदर की तरफ में काफ़ी सारी जो कब्र आपको दिखाई दे रही होंगी, यहाँ से थोड़ी बहुत झलक आज भी हम देख सकते हैं कब्रों की। इन्हीं कब्रों में से एक कब्र है हसन खां सूरी की। हसन खां सूरी की कुल मिलाकर 4 बेगमें थी, और उनके काफ़ी सारे बच्चे भी थे, कुल बताते हैं 8। तो उनकी मृत्यु के बाद में उनको यहीं पे दफन किया गया होगा, उनके बच्चों को भी यहीं पे दफन किया गया होगा। और अब हम एक बार इस पूरे मकबरे का राउंड ले लेते हैं और इनकी उन बारीकियों को भी आपके सामने पेश करते हैं, ताकि जो इंडो इस्लामिक का जो स्ट्रक्चर है वो भी हम समझ सकें और इतिहास को भी आगे की तरफ और बढ़ाते रहें। आप देखेंगे कि यहाँ पर लाइट ग्रे और
येलोइश कलर के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। और जो मुझे यहाँ पे सबसे यूनिक बात लगी वो ये थी कि जो इस प्रकार के फ्लावर है ना, वो फ्लावर हर वॉल पर अलग अलग बने हुए हैं। आपने एक पहले देखा था और एक अभी हम आगे की तरफ देखेंगे तो उसका डिजाइन भी बिल्कुल यूनिक मिलेगा। तो यहां पर भी देख सकते हैं इस पूरी वॉल को, इसका डिजाइन भी बिल्कुल यूनिक है, बाकियों से अलग बना हुआ है। तो ये जो पूरा मकबरा है ये ऑक्टागनल है और अंदर की तरफ से यदि आप इसकी शेप को देखते हैं तो देखिए कितना भव्य नजारा आज भी हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। इसके ऊपरी भाग पे जो आप देख पा रहे हैं थोड़ा बहुत, इस पर गवर्नमेंट ने समय समय पर काम करवाया है, जो कि आज भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और यदि हम बात करते हैं इस मकबरे की दोस्तों, तो दोस्तों एक व्यक्ति थे मीर मोहम्मद अलावल खां, जिनका मकबरा भी यहीं सासाराम में स्थित है। उन्होंने ही शेरशाह सूरी के समय पर या उनके कहने पर उनके पिता हसन का सूरी यानी कि ये वाला स्थान, इस पूरे हिस्से का डिजाइन तैयार किया, कंस्ट्रक्शन शुरू किया और शेरशाह सूरी ने अपने मरने से पहले ही अपना मकबरा भी बनवाना शुरू कर दिया था, जो यहाँ से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर है। और ऐसा भी बताते इतिहासकार कि इन दोनों मकबरों के बीच में इंटरकनेक्शन भी है, यानी कि नीचे की तरफ से एक सुरंग बनी है जहाँ से आप मकबरों को ज्वाइंट कर सकते हो। और अब मैं आपको यहाँ के कुछ जो बारीकियाँ हैं वो भी दिखा देता हूँ, जो इस मकबरे में आज भी साक्षात तौर पर बची हुई हैं, जिसके लिए हमें थोड़ा आगे की तरफ जाना पड़ेगा। और आज हम देखने वाले हैं कि अलावल खान ने इन मकबरों को बनवाते वक्त किस प्रकार के कंस्ट्रक्शन पर या इन पत्थरों के ऊपर किस प्रकार से शिल्पकारों को कहा कि इन चीज़ों को आप महीनता के साथ में डिज़ाइन कीजिए और बनाइए। इस वाले वॉल पर आप देख सकते हैं कि आपको डायमंड की शेप कटी हुई दिखाई देगी। इस वाले पे देखेंगे तो आपको जो बिल्कुल यूनिक पैटर्न है डिज़ाइन का वो देखने को मिलेगा, जो आज भी बचा हुआ है। कुछ आयतें भी यहाँ पे लिखी हुई हैं कुरान की। इस वाले हिस्से पे देखेंगे तो ये बिल्कुल ओरिजिनल वही वाला हिस्सा है, खंड है जो वास्तविक है। इस पे बिल्कुल भी टच नहीं किया गया है किसी प्रकार का। और इस पूरे मकबरे का यही एक ऐसा पैनल हमें दिखाई दे रहा है जिस पर आप जहां पर भी अपनी नज़र लेकर जाएंगे तो वहीं पर उस समय की कुछ ना कुछ जो यादें हैं, उस समय की जो पहचान है ओरिजिनल, वो दिखाई देगी। और इस तरफ देखिए आप पूरा जो नज़ारा है यहाँ का, और इसके साथ में थोड़ा सा हम इस वॉल पे भी देख लेते हैं। और इसी के साथ में यदि हम अपनी नज़रों को इस दूसरे पैनल पर लेकर आते हैं तो ऐसा लगता है देखकर कि यहाँ पे जो ये अंदर की तरफ में डीप जो गड्ढे बने हुए हैं, यहाँ पर शायद किसी वक्त पहले कोई कीमती, कह सकते हो आप, पत्थर लगा रहता होगा या फिर जवाहरात लगे रहते होंगे जिससे कि इस पूरे मकबरे को सजाया गया होगा। सोना लगा रहता होगा, हो सकता है यहाँ पर इसके अलावा कोई और ऐसे आभूषण लगे रहते होंगे जिससे कि इन मकबरों के अंदर वाले हिस्से में इनको पेश किया गया होगा, और वर्तमान समय में आज हमें देखने को नहीं मिलते हैं। और ये है वर्तमान का कंस्ट्रक्शन जिसे गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से तैयार करवाया है, बाद में उसकी रिपेयरिंग करवाई है। तो शेरशाह सूरी ने इस मकबरे को 1535 में शुरू तो कर दिया था, और वास्तव तौर पर शेरशाह सूरी 1540 में यानी कि कन्नौज का युद्ध जीतने के बाद में, बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद में, हुमायूं को हराने के बाद में दिल्ली के सत्ता पर बैठे थे। तो उसी वक्त उन्होंने इस पूरे मकबरे को बनवाना शुरू करवाया, इस पर और पैसा लगाया, इस भव्य मकबरे का निर्माण, कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। लेकिन 1545 के बाद में जो शेरशाह सूरी थे, उनका युद्ध में लड़ते लड़ते उनका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो सूरी राजवंश के दूसरे शासक जिनका नाम था जलाल खां, जिसे हम इस्लाम शाह भी कहते हैं, उन्होंने उपाधि धारण कर ली थी, जिसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसे सलीम शाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने इस मकबरे को फाइनल टच दिया और इस मकबरे का जो बचा हुआ काम था वो कवर करवाया। अब कुछ और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जब आप शेरशाह सूरी के मकबरे में जाओगे तो वहाँ पे चारों तरफ आपको पानी दिखाई देगा, और ये जो मकबरा है ये सूखा है, इसलिए इसको सूखा रोज़ा के नाम से भी यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बुलाते हैं। लेकिन ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है कि इस वाले स्थान पर भी पूरा पानी का कंस्ट्रक्शन होना था, और यहाँ पर भी इस मकबरे को पानी के बीच में ही बनवाने का जो डिसीज़न है वो लिया जाना था। लेकिन हुआ क्या कि 1545 में जब इस्लाम शाह राजगद्दी पे बैठे तो 1553 में उनकी मृत्यु हो गई थी, और उस वक्त तक वो लड़ने में इतने ज़्यादा बिजी थे कि वो दिल्ली से शासन चला रहे थे पूरे का पूरा, और यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और इसी की दुखद बात तब बनती है जब आप जाएंगे
सलीम शाह के मकबरे पे, जो कि पूरा बन ही नहीं पाया। यानी कि एक वो शासक जिसने दिल्ली पर अपना शासन किया तकरीबन 8 वर्षों तक, लेकिन अपना मकबरा पूरा नहीं बनवा पाया वो। इससे ये समझ सकते हैं कि लड़ते लड़ते उनकी मृत्यु हो गई युद्ध में। और उसके बाद जो उनके बेटे थे फिरोज़, वो अवयस्क थे, जो मात्र 3 दिन के लिए राजगद्दी पे बैठे थे, उनको मार दिया गया और सूर्य राजवंश यहाँ से बिखरता चला गया। तो दोस्तों ये जो पूरा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, इससे हम ये पहचान कर सकते हैं कि यदि आप कभी भी सासाराम में आते हैं तो शेरशाह सूरी के मकबरे के साथ में आप हसन खां सूरी के मकबरे को भी ज़रूर देखिएगा। और इस वाले हिस्से में भी पानी का काम होता यदि इस्लाम शाह सूरी का शासनकाल थोड़ा और रहता। और दोस्तों अब एक बार इसका जो पीछे वाला दरवाज़ा है ना, जो अंदर आने के मुख्य 4 दरवाजे हैं, उन्हीं 4 दरवाज़ों में से ये दरवाज़ा भी है। इसको भी हम एक बार बाहर की तरफ से थोड़ा सा ओवरलुक कर लेते हैं कि कैसा आज ये हमें दिखाई दे रहा है, कैसा इसका कंस्ट्रक्शन है, क्या इसकी वास्तुकला है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर जाने का रास्ता बना हुआ है जो कि वर्तमान में बंद है, और पास में ही पूरी कॉलोनी बसी हुई है जहाँ पर लोग रहते हैं। और ये है इस पूरे मकबरे के अंदर जाने का दरवाज़ा। इस प्रकार के चारों दिशाओं में 4 दरवाजे बनाए गए हैं, और इस दरवाजे की भव्यता आप इसकी ऊंचाई से लगा सकते हो। इसका कंस्ट्रक्शन जो कि तकरीबन आज से 400-500 वर्ष पुराना है। और दोस्तों जो सबसे मेन बात बनती है वो ये है कि इस पूरे मकबरे को 4 स्क्वायर फॉर्म में कवर किया गया। कॉर्नर पे आपको इस प्रकार की चारों कॉर्नर पे छतरियां भी आपको दिखेंगी। तो दोस्तों हसन खां सूरी का मकबरा हमने देखा, शेरशाह सूरी का मकबरा भी हम अपनी वीडियो में बनाएंगे। और इसके बाद में जो अलावल खां थे, जो इनके कंस्ट्रक्टर थे, जिन्होंने डिज़ाइन तैयार किया था, उनका मकबरा भी यहाँ पे स्थित है। और पास में एक छोटी सी बावड़ी बनी है, पास में बड़े बड़े किले बने, उन सभी को हम अपनी वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।